नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार एक बार फिर आपके सामने प्रेजेंट हूं एक नया वीडियो लेकर के। और इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं आज के वीडियो के सब्जेक्ट की, मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य फीडबैक और अपने बहुमूल्य कमेंट्स मुझे भेजे। और यकीन मानिए, आपके फीडबैक और आपके कमेंट्स मुझे मेरे वीडियो को और अच्छा बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज के सब्जेक्ट पर आएँ। और आज का मेरा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा, पर्सनालिटी। देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व निखार, व्यक्तित्व विकास, इन सब चीज़ों पर बहुत सी चर्चाएं होती रहती हैं और ये सारी चर्चाएं सार्थक भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आज जो कुछ भी आपसे शेयर कर रहा हूं वो पर्सनालिटी के उन पहलुओं से संबंधित है जिन पहलुओं से हमारा रोज आमना सामना होता है। और अगर सबसे पहले मैं पर्सनालिटी को डिफाइन करूं तो मेरे हिसाब से पर्सनालिटी कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है आपके प्रति इम्प्रेशन। लोगों के मन में या फिर सोसाइटी में ही लोग आपको कैसा समझते हैं, आपके प्रति उनके मन में क्या इम्प्रेशन है। दूसरी चीज़ है आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब आप कितने स्वीकार्य हैं लोगों के बीच में, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और तीसरी चीज़ है आपके अंदर की एडेप्टेबिलिटी, सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से आप अपने आप को ढाल लेते हैं या नहीं। और उसके बाद की चीज़ है, उसको कहते हैं धैर्य, पेशेंस। पेशेंस महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमको अपनी अच्छी पर्सनालिटी दर्शानी है, हमको अगर पर्सनालिटी अपनी अच्छी बनानी है तो मेरे अंदर धैर्य होना चाहिए। किस चीज़ का धैर्य? दूसरों को सुनने का धैर्य, दूसरों के साथ बैठने का धैर्य, दूसरों के साथ रहने का धैर्य। और हड़बड़ी में मुझे नहीं रहना है कि मैं उद्धत न हो जाऊं कि मुझे कुछ बोलना बहुत ज़रूरी है। सुनिए, मेरे अंदर धैर्य होना चाहिए। और अंतिम चीज़ जो पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है वो है आपके अंदर का टॉलरेंस। आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए, बर्दाश्त करना, लोग कहते हैं कभी कभी कि अपने आप को घुटन में डालना होता है। हम कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं तो अपने आप को सफोकेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टॉलरेंस जो अंग्रेजी का शब्द है वो बड़ा पॉजिटिव शब्द है। अगर आप में टॉलरेंस है ना तो बहुत सी विपत्तियों का सामना आप बखूबी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर पर्सनालिटी के कुछ और पहलुओं को हम देखें तो देखिए, पर्सनालिटी अगर किसी की अच्छी होती है, थोड़ी गंभीर होती है तो अच्छी बात है। वैसे हमेशा गंभीर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी पर्सनालिटी इसलिए भी गंभीर होनी चाहिए कि लोग आपको हल्के में न लें, आपकी बात में वजन हो। और इसलिए आपको अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना चाहिए। और अगर कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है तो हमारे अंदर एक डिस्टेंस मैनेजमेंट या बाउंड्री मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और डिस्टेंस मैनेजमेंट और बाउंड्री मैनेजमेंट से मेरा तात्पर्य है कि किसको हम कितना पास लाएं, और जैसा पात्र है ना वैसा ही हम उसके साथ ट्रीटमेंट करें। अगर कोई ऐसा पात्र है जिसको हम अपने बिल्कुल पास ला सकते हैं तो हम लाएं, लेकिन पहले देखें और परखें और जांचें। पहले ये देख लें वो हमारे पास आने लायक पात्र है या नहीं। और बाउंड्री मैनेजमेंट और डिस्टेंस मैनेजमेंट में कुछ जोन्स होते हैं, हर आदमी के कुछ जोन होते हैं। जैसे मेरा एक पब्लिक जोन है, आपका भी पब्लिक जोन है। अब पब्लिक जोन का मतलब क्या? मेरे पर्सनैलिटी, मेरे व्यक्तित्व के वो पहलू, वो फैक्टर्स जिनके बारे में सब लोग जान सकते हैं। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम हर कोई जान सकता है, मैं क्या करता हूं हर कोई जान सकता है। यानी कि मेरा वोटर आई कार्ड, मेरा जो वोटर आई कार्ड है उसकी जानकारी हम किसी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा हो गया पब्लिक जोन। पब्लिक जोन के बाद जो मेरा दूसरा जोन होता है उसको हम कहते हैं सोशल जोन। सोशल जोन मतलब सोसाइटी में हमारे वो परिचित जिनके बीच में हम ऑपरेट करते हैं या जिनके बीच में हम आते जाते रहते हैं। कभी गेट टुगेदर कर लिया, कभी किसी के घर चले गए, मतलब हमारे वो सारे परिचित जिनसे हम हिचकते नहीं हैं कुछ बात करने में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी बातें उनके सामने बोल दीजिए। लेकिन हाँ, पब्लिक जोन में जो लोग रहेंगे आपके, उनसे ज़्यादा अधिकार इन लोगों का सोशल जोन में होता है। और पब्लिक जोन का एग्जाम्पल मैंने दिया था किस चीज़ का? वोटर आई कार्ड का। तो सोशल जोन का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं आधार कार्ड का, कि आधार कार्ड की जानकारी जिनसे शेयर करते हैं, ऑफ कोर्स एनक्रिप्टेड जानकारी नहीं, वो हमारे सोशल जोन के लोग हैं। और हमारा तीसरा जोन जो होता है उसे हम कहते हैं हमारा पर्सनल जोन। और पर्सनल जोन में वो लोग आते हैं जिनसे हम चिर परिचित होते हैं, अच्छी जान पहचान होती है, थोड़ी प्रगाढ़ता भी होती है। मतलब अब ये कहें कि हमारे अच्छे फ्रेंड्स उसमें आ सकते हैं, हमारे अच्छे फैमिली मेम्बर भी आ सकते हैं,
मतलब फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड होते हैं, जो प्रगाढ़ मित्र हमारे होते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ शेयर करते हैं, वो कभी कभी हमारे रिलेटिव से भी ऊपर के स्थान पर आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे रिलेटिव आपके पर्सनल जोन में हों, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेटिव ना होते हुए भी आपके प्रगाढ़ मित्र आपके पर्सनल जोन में आ सकते हैं। और मैं एग्जांपल देता हूँ, पब्लिक का मैंने दिया वोटर आई कार्ड और सोशल का मैंने दिया आधार कार्ड, तो पर्सनल जोन का मैं एग्जांपल देता हूँ पैन कार्ड। आपके परमानेंट अकाउंट नंबर वाले कार्ड की जितनी जानकारी है, तो वो सारी जानकारी आप अपने पर्सनल जोन में रहने वाले लोगों से शेयर कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक वोटर आई कार्ड, जहाँ तक आधार कार्ड, जहाँ तक पैन कार्ड का एग्जाम्पल है, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल दिया। इसको रिलेट मत कीजिए एग्जैक्टली। हर समय आपको ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि आपको कौन सी जानकारी किससे शेयर करनी है और किस व्यक्ति को कौन से जोन में रखना है। और इसके बाद जो जोन आता है दोस्तों, वो आपका लास्ट जोन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जोन, उसको कहते हैं प्राइवेट जोन। और इस प्राइवेट जोन में कौन आते हैं? प्राइवेट जोन में आपके स्पाउस, आपके बच्चे, बिल्कुल क्लोज। हाँ, हो सकता है कि इसमें कुछ आपके ऐसे रिलेटिव भी आ जाएं जिनसे आप बिल्कुल क्लोज हैं, जिनसे आप वो सारी बातें शेयर करते हैं जो बातें अपने स्पाउस या अपने बच्चों से शेयर करते हैं। और लास्टली दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी को पर्सनल जोन से प्राइवेट जोन में मत आने दीजिए, किसी को सोशल जोन से पर्सनल जोन में मत आने दीजिए, और किसी को पब्लिक जोन से सोशल जोन में मत आने दीजिए। यस, ये तभी अलाउ कीजिए जब कोई पब्लिक जोन का आदमी माइग्रेट करे या पब्लिक जोन के आदमी में वो क्वालिटी आ जाए जिसको देख करके आप ये डिड्यूस करें कि उसको अब आप सोशल जोन में ला सकते हैं, या सोशल से आप उसको प्राइवेट ये में या पर्सनल में ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस मैनेजमेंट और ये बाउंड्री मैनेजमेंट आपकी पर्सनालिटी में गंभीरता मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बाउंड्री मैनेजमेंट के बाद पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए एक और चीज़ आवश्यक है, उसको कहते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट। परसेप्शन मैनेजमेंट मतलब कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। और नॉर्मली जो परसेप्शन फॉर्म होता है लोगों के मन में आपके प्रति, वो आपकी किसी एक्टिविटी के कारण होता है। तो आपको अपनी एक्टिविटी का ध्यान रखना है। और परसेप्शन मैनेजमेंट में 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, अंग्रेजी का एक शब्द है, उसको कहते हैं प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह। कई बार आदमी प्री कंसीव्ड होता है, पहले ही से कोई धारणा बना लेता है, तो सामने वाला अगर कुछ बोलता भी है तब भी हम उसकी बात नहीं मानते हैं, तो प्रेजुडिस हो गया। दूसरी चीज़ होती है, आदमी में वो कहते हैं ना 3 शब्द होते हैं। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, और एक होता है एंटीपैथी। अब इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। आप देख रहे हैं कि सामने फर्श पर पानी गिरा हुआ है, और कोई अगर उधर से जाए और उसको मालूम नहीं है कि फर्श पर पानी है, तो फिसल के गिर सकता है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। बुरा मत मानिएगा, एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा क्रूड दे रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बोलते नहीं हैं, और वो आदमी फर्श पर जाता है जहाँ पर पानी गिरा है, फिसलता है, फिसल के गिर जाता है, तो वो आदमी हंसने लगते हैं, उनको उसमें एंजॉयमेंट मिलता है। इसको कहते हैं एंटीपैथी, बहुत गलत। दूसरे तरह का आदमी होता है, वो ये सोचता है, उधेड़ बुन में रहता है कि उस आदमी को बोलूं या ना बोलूं कि तुम फिसल सकते हो, फर्श पे पानी गिरा है, और इसी उधेड़ बुन में वो उसे बताता ही नहीं है, उसको कॉशन नहीं करता है, वो आदमी गिर जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, उठता है और सहानुभूति व्यक्त करता है, और फिर जाकर के उसको उठाता है, बोलता है भाई साहब चोट तो नहीं लगी, लेकिन भाई चोट तो उसको लग गई। तो सहानुभूति नेगेटिव नहीं है, लेकिन सहानुभूति पैसिव है। और जो बेस्ट चीज़ है उसको कहते हैं एम्पैथी, परानुभूति। सामने फर्श पे पानी गिरा है, कोई उधर जाने वाला है, फिसलन से गिर सकता है, हम पहले ही उसको बोल दें भाई साहब जरा संभल के जाना, सामने पानी गिरा है, तुम फिसल के गिर सकते हो, वो आदमी उस पानी से बच करके निकलेगा। तो दोस्तों, ये एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एंटीपैथी होगी तो फिर आपके प्रति धारणा क्या बनेगी, आपके प्रति परसेप्शन क्या बनेगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिंपैथी, परसेप्शन तो ठीक बनेगा, लेकिन आप अपने प्रति कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। जब वो गिर जाएगा तो आप, हो सकता है ना भी गिरे, ना गिरे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर गिर जाए तो आपके मन में ये बात आएगी कि शायद मैं उसको कॉशन कर देता, मैं उसको बोल देता तो वो गिरता नहीं। तो बेस्ट थिंग टू डू इज माय डियर फ्रेंड्स, एम्पैथी, परानुभूति। ये महसूस कीजिए कि वो गिर सकता है, और मैं भी वहाँ रहता तो मैं भी गिर सकता था और मुझे चोट लग जाती। और तीसरी चीज़ होती है, उसको कहते हैं हॉस्टिलिटी।
मतलब आदमी आक्रामक हो जाता है आपके प्रति। जानते हैं कब होता है? जब आप आदमी की हर बात को रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल दरकिनार करते हैं, कुछ भी बात कर रहा है तुम गलत हो, तुम गलत हो। और खास करके अगर पब्लिक के सामने, लोगों के सामने पब्लिकली उसकी बात को आप रिजेक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल हॉस्टाइल आपके प्रति आक्रामक हो जाता है। और चौथी चीज़ है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोलेशन। अपने आप को बिल्कुल पृथक कर लेता है, अलग कर लेता है। और ये कब होता है? जब आप रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, जिसको कहते हैं परस्परता। मैं बस छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अगर किसी के घर जाऊँ, उसके घर गया, मैं ऐसे ही गया, सोशल कॉल में गया, और उसके बाद फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो भी मेरे घर पे रिटर्न विजिट दे। चलिए, उसने रिटर्न विजिट नहीं दिया। थोड़े दिनों के बाद मैं फिर गया उसके यहाँ, फिर गए, बैठे, हम लोग बातें की, चाय पी, उसके बाद मैं वापस आ गया। फिर क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि इस बार तो कम से कम वो रिटर्न विजिट दे, लेकिन इस बार भी वो रिटर्न विजिट नहीं देता है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप को उससे आइसोलेट कर लूंगा, क्योंकि उसने रेसिप्रोकेट नहीं किया। तो फ्रेंड्स, रेसिप्रोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से भी आप बात कीजिए, किसी से भी संबंध बनाइए, तो संबंधों में परस्परता का होना जरूरी है। बड़े बूढ़ों ने कहा है कि समय समय पर अपने मन को और अपने घर को साफ करते रहिए, क्योंकि मन में कई गलतफहमियां इकट्ठा हो जाती हैं, मन में कई ऐसी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं जिनका आज के समय में कोई उपयोग नहीं है, और घर में बेमतलब का सामान इकट्ठा हो जाता है। तो समय समय पर इसकी क्लीनिंग करना बहुत आवश्यक है। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देता हूँ ऑब्सोलीट चीज़ों का। कुछ साल पहले एक साबुन का प्रचार आता था टीवी पर, और उसमें दिखाया जाता था कि एक स्कूल की तरफ से बच्चे पिकनिक पर गए हैं, और जब खाने की टेबल सज गई तो दो बच्चे, एक बच्ची और एक बच्चा, नल के नीचे अपने अपने साबुन से हाथ धो रहे थे। तो एक जो बच्चा था वो साबुन से खूब रगड़ रहा था, रगड़ता चला जा रहा था, और उसके ऐसा करने के दौरान एक बच्ची आई, उसके हाथ में भी साबुन था, उसने अपने साबुन से जरा सा हाथ को अपने रगड़ा, मला, और फिर उसने हाथ धो करके जाने की तैयारी कर ली। और जाने से पहले उसने कहा उस बच्चे से, उसका नाम था बंटी, ए बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? वो एडवर्टीजमेंट खत्म। वो उस साबुन का एडवर्टीजमेंट था जिस साबुन ने ये कहा था कि हमारे साबुन को हाथों में कम मलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज क्या हो गया? आज कोविड के काल में सारे डॉक्टर, जितने हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो क्या सजेस्ट करते हैं कि कोई सा भी साबुन हो उसको हाथों में लगाइए तो कम से कम 40 सेकंड तक उसको रगड़िए, 40 सेकंड तक मलिए। तो दोस्तों, हमारे मन में जो पुरानी धारणा थी कि यस बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या, ये तो ऑब्सोलीट हो गई, ये पुरानी हो गई। इसलिए इन सारी चीज़ों को अपने मन से निकालना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव होना बहुत क्रूशियल है, सकारात्मक एटीट्यूड रखना। और पॉजिटिविटी अगर आप दूसरों में देखना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी सबसे पहले हमें अपने आप में लानी पड़ेगी। और पॉजिटिविटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिविटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, वो भी आपके बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है। और जब भी किसी से मिलिए, अनजान व्यक्ति ही क्यों ना हो, मुस्कुरा करके मिलिए। और आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपको देख करके थोड़ा फील गुड महसूस करे। और उसी के साथ एक और बात है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो दूसरों को भी पॉजिटिव बनाइए। मेक अदर्स पॉजिटिव, बहुत ही सीधा साधा इसका फॉर्मूला है। दूसरों के मन में पॉजिटिव चीज़ें आएँ, इसके लिए थोड़ी कोशिश कीजिए। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ा था। वो कहानी थी एक हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय की। तो वो वार्ड बॉय बड़ा पॉपुलर था पेशेंट्स के बीच में। तो क्यों पॉपुलर था? तो उसकी कहानी कुछ इस तरह से थी। उसका काम ये था, जो पेशेंट्स थे जिनकी सर्जरी होनी थी उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाना। वो स्ट्रेचर पर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाता था। तो जब किसी कमरे से या किसी वार्ड से वो ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाता था तो वो पेशेंट से बातें करता था, और पेशेंट से पूछता था कि भाई आपका ऑपरेशन होना है? तो हाँ। कौन से डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेंगे? तो पेशेंट बताता था, या पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते थे वो बताते थे कि फलाने डॉक्टर इनका ऑपरेशन करेंगे। तो वो तुरंत बोलता था बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी सक्सेस रेट सर्जरी की 100% है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। बस कहानी यहीं पे ख़त्म। लेकिन देखिए इसका असर क्या होता था। वो न सिर्फ उस पेशेंट को बल्कि उसके अटेंडेंट को भी पॉजिटिव बना देता था। और जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जाता था तो आश्वस्त होकर जाता था कि मैं बिल्कुल सेफ हाथों में हूँ। जो सर्जन, जो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेंगे, उनकी सक्सेस रेट 100% है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, फिल्म मुन्ना भाई MBBS जो पहली थी, जिसमें संजय दत्त थे, दूसरी में भी संजय दत्त थे, लेकिन ये पहली वाली का एग्जाम्पल मैं दूंगा।
उसमें संजय दत्त लिफ्ट के पास एक स्वीपर से ये पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो स्वीपर थोड़ा नाराज़ हुआ। नॉर्मली क्या होता है, हॉस्पिटल्स में लोग कंप्लेंट करते हैं स्वीपर्स की या वार्ड बॉय की, जो जरा सा भी कमी छोड़ देते हैं अपने काम में तो उनकी कंप्लेंट करते हैं। तो जब संजय दत्त ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, क्यों, कंप्लेंट करना है क्या मेरी? संजय दत्त ने तपाक से जवाब दिया मुस्कुराते हुए, नहीं बिड़ू, क्या मस्त काम करता है तू। और उसके बाद जितने सीन आती थी जिसमें संजय दत्त का उस स्वीपर से आमना सामना होता था, तो वो स्वीपर जब भी संजय दत्त से मिलता था तो संजय दत्त को ग्रीट करता था, नमस्कार करता था। तो संजय दत्त ने क्या किया, अपने 3-4 शब्दों से जो उसने उस स्वीपर को कहा, उस स्वीपर को पॉजिटिव बना दिया। कुछ मिनटों पहले मैंने डिस्टेंस मैनेजमेंट या बाउंड्री मैनेजमेंट की बात की थी और मैंने आपको ये भी कहा था कि किस व्यक्ति को किस जोन में रखना है और पहले उसकी पात्रता देख लीजिए। तो दोस्तों, इसी संबंध में एक चीज़ और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा और वो ये है कि अपनों पर भरोसा ज़रूर कीजिए, लेकिन भरोसा थोड़ा संभल के कीजिए। कभी कभी हम किसी अपने से ऐसी चीज़ें शेयर कर लेते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती हैं और हमको ये भरोसा होता है कि वो चीज़ लीक नहीं करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ उसी के द्वारा लीक होती है जिस पर हम भरोसा करते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। वो कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे खुद के दांत हमारी जीभ को काट लेते हैं। इसलिए लोगों पर भरोसा कीजिए तो थोड़ा सा ध्यान से भरोसा कीजिए। और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि दोषारोपण से बचिए। दोषारोपण से बचने का एकमात्र उपाय ये है, बी फोरवार्न्ड। पहले से चीज़ों को जरा सा भांप लीजिए, देख लीजिए, ताकि आप किसी तकलीफ़ में नहीं आए। वो कहते हैं ना कि दोष कांटों का कहा था साहब, वो तो अपनी जगह पर थे, पैर तो हमने ही रख दिया था। तो कांटे कभी मूव नहीं करते हैं, मूव तो हम करते हैं ना। हमारे पैर कांटे पर गए तो इसमें कांटे का कोई दोष नहीं है, कांटे वही थे, हमने पैर कांटों पर रख दिया। इसलिए दोषारोपण मत कीजिए। दोष को कैसे दूर किया जा सके इसके लिए थोड़ा पहले से तैयारी कीजिए। दूसरों को फील गुड कराना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को आप कब अच्छी तरह से फील गुड करवा सकते हैं, जब आप खुद फील गुड महसूस कर रहे हो तो। और अपने आप को फील गुड महसूस कराने के लिए सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप हर वो काम कीजिए जिससे आप अट्रैक्टिव दिखते हो, जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कभी कभी किसी को अच्छे कपड़े पहनने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत फील गुड होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, तो ज़रूर पहनिए अच्छे कपड़े, किसने रोका है आपको। कभी कभी कोई स्माइल करता है दूसरों को देख करके तो उसको बहुत फील गुड होता है, तो ज़रूर स्माइल कीजिए और खूब स्माइल कीजिए। और कभी कभी कोई म्यूज़िक सुनता है तो उसको बहुत फील गुड होता है, तो ज़रूर म्यूज़िक सुनिए। अपने आप को फील गुड कराइए, तभी आप दूसरों को फील गुड करवा सकते हैं। और नेक्स्ट सजेशन माय डियर फ्रेंड्स, इज्जत लोगों को दीजिए। इज्जत देने में कंजूसी मत कीजिए और इज्जत देने में ये मत देखिए कि उस व्यक्ति का स्टेटस क्या है। मेरे साथ एक घटना घटी थी, कुछ पहले की बात है, मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले की बात है। मैं एक ट्रेन से सफ़र कर रहा था, एसी कोच में था। तो ट्रेनों में आप देखते होंगे पिलो दिया जाता है, कंबल दिया जाता है और बेडशीट भी दी जाती है। और ट्रेन में जो पिलो दिया जा रहा था, अभी भी पता नहीं, अभी तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कोरोना काल में तो मैंने ट्रेन में ट्रैवल ही नहीं किया है, लेकिन जो पिलो, जो तकिया होती है, बहुत पतली तकिया होती है और मेरी आदत है थोड़ी मोटी तकिया पे सोने की। और वो जो जर्नी थी करीब 19 से 20 घंटे की। तो मैं सोच रहा था कि मैं अटेंडेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया एक तकिया और दे दो। तो इसी बीच क्या हुआ कि मेरे सामने वाले बर्थ पर एक आदमी थे, तो जब वो अटेंडेंट आया और बर्थ पर लोगों को तकिया और कंबल दे करके जाने लगा, तो बहुत ज़ोर से चीख करके बोले, ये क्या दे रहा है तुम, ये कैसी तकिया है तुम्हारी, ये तकिया है, ये तकिया तो देखो छूने से दब जाती है, इस पर आदमी कैसे सोएगा। तो अटेंडेंट भी रिएक्ट किया और उसने कहा, सर रेलवे हमको ये तकिया देती है, हम अपने घर से लेकर के नहीं आते हैं और जितने बर्थ हैं उतनी ही तकिया है, तो मैं आपको दूसरी तकिया नहीं दे सकता हूँ। तो वो साहब कुछ बोलते रह गए। अब मेरा तो समझिए कि समझ ही में नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि मैं तो इस मूड में था कि उस अटेंडेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे एक और तकिया दो। फिर भी थोड़ी देर के बाद जब लाइट बंद हो गई, जब वो सामने वाले सो गए, तो मैं धीरे से उतरा, क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा था, मेरी तकिया बहुत पतली थी। मैं बर्थ से धीरे से उतरा और उस अटेंडेंट के पास गया और उसके पास उसको रिक्वेस्ट किया, अच्छे से बोला कि भाई साहब नींद नहीं आ रही है, तकिया बड़ी पतली है, अगर आपको तकलीफ़ नहीं हो तो एक तकिया आप दे सकते हैं। तो उसने कुछ नहीं कहा, बोला आप जाइए बर्थ पर। कौन सा बर्थ है आपका? मैंने उसको बर्थ नंबर बताया और वहाँ चला गया। 5 मिनट के बाद वो चुपके से अंधेरे में आया और मेरे हाथ में एक तकिया पकड़ा के चला गया। दोस्तों हुआ कैसे
जबकि वो ऑलरेडी डांट सुन चुका था मेरे सामने वाले बर्थ के आदमी से। लेकिन मैं उसके पास गया, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी थी, मजबूरी के ही तहत सही, लेकिन मैंने उसको इज्जत तो दी और उसी का परिणाम ये रहा कि मुझे दूसरी तकिया मिल गई। तो दोस्तों, इज्जत दूसरों को जरूर दीजिए और इज्जत को क्वालिफाई मत कीजिए कि हम आदमी के स्टेटस को देखेंगे तब हम इज्जत देंगे। याद रखिए, किसी ऐसे आदमी को भी आप इज्जत दे देते हैं जो आदमी आपसे स्टेटस में बहुत नीचा है, तो आप उस आदमी की नज़रों में और महान बनते हैं और आप और निखरते हैं। जो कहें वो करें और जो करें वो कहें। अगर आप जो कहते हैं वो नहीं कर पाते हैं तो बी ऑनेस्ट इन एडमिटिंग इट। बोल दीजिए मैंने ज़रूर कहा था लेकिन मैं कर नहीं पाया। और साथ ही साथ अगर आपके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं तो उन इंटेंशंस को पूरा करने के लिए कोई सार्थक प्रयास करें, कोई पॉजिटिव एक्शन लें। क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ फूल दे देने से मोहब्बत हो जाती तो माली सारे शहर का महबूब होता। फूल देने से नहीं होता है काम, आगे भी करना पड़ता है। और साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अपना एक ऑरा बनाइए, अपना एक प्रभाव क्षेत्र, अपना एक प्रभुत्व क्षेत्र बनाइए। आप जहाँ भी जाएं लोग आपको स्वीकार करें। क्योंकि मैंने शुरू में क्या कहा था, पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट एक्सेप्टेबिलिटी भी है। और अगर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी तो आपका सारा काम हो जाएगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे और लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे। वो कहते हैं कि एहसास किसी दस्तक के मोहताज नहीं होते दोस्तों, एहसास किसी दस्तक के मोहताज नहीं होते दोस्तों, खुशबू है तो बंद दरवाजे से भी दाखिल हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की जो चर्चा हुई, आज के इस वीडियो में मैंने पर्सनालिटी के उन पहलुओं के बारे में चर्चा की जो हमेशा हमारे साथ होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी हम उनकी अनदेखी कर देते हैं। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। तो मैं फिर से कहता हूँ, और अपने पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी बातें आप लोगों से शेयर करता हूँ और आप लोग इसको देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संतुष्टि मिल रही है, मेरा सेल्फ फुलफिलमेंट हो रहा है और मेरा कंटेंट आपके लिए यूज़फुल साबित हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें मैं कुछ शेयर करूंगा वो सारी चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस पर आधारित हैं और जो शायद आपको भी सहायता दे सकती हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।